जय हिंद। आज हम लोग कक्षा 7 के अध्याय नंबर 2 को नए राज्य और राज्य देखने वाले हैं, जिसका पार्ट 2 है। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि भारत में जो कि पश्चिमी में था हम लोग का गुजर प्रतिहार, इधर पाल वंश और इधर राष्ट्रकूट वंश था। तो इसका थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो कोई बात नहीं। राष्ट्रकूट का संस्थापक दंती दुर्ग था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। और कौन सा धर्म मानता था? तो बौद्ध धर्म मानता था। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने इस मैप में देखा था कि कहाँ पर कौन सा था। इधर गुज्जर प्रतिहार वंश का शासन था, इधर पाल वंश का, और इधर राष्ट्रकूट वंश का शासन था। उसके बाद हम लोगों ने गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ा था, जो कि गुज्जर प्रतिहार हम लोगों को उत्तर में था, जिसका संस्थापक था हरिश्चंद्र। उसके बाद हम लोगों ने ये इधर पढ़ा था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और हम लोगों ने देखा था कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने कब? 1203 ईस्वी में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन बनाया था? तो धर्मपाल ने बनाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि चोल वंश। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। ठीक है। इसका सामंत कौन होता था? सामंत जो बड़े जमींदार और सेना के प्रमुख होते थे उनको हम लोग जमींदार बोलते थे। और जब हम लोग देखे थे चोल वंश का सबसे प्रतापी और सबसे राजा शक्तिशाली था राजा राज प्रथम, जो कि बहुत सारा श्रीलंका मालदीव पर अधिकार कर लिया था। लेकिन इसका पुत्र और ज़्यादा खतरनाक था, जिसका नाम था राजा राज प्रथम, जो कि क्या किया था? वो तो श्रीलंका को संपूर्ण जीत लिया। इसका पिताजी था जो राजा राज प्रथम था, सो तो श्रीलंका का उत्तरी भाग सिर्फ जीता था, लेकिन जो राजा राज प्रथम था सो पूरा श्रीलंका जीत गया था। सुमात्रा, जावा, जो कि इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं, तो इतना सारा चीज़ जीत चुका था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर तत्कालिक पूरा झारखंड भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं चोल प्रशासक का मतलब होता है कि वहाँ पर चोल जो शासन कर रहे थे तो उसका प्रशासन कैसा था, मतलब कि वहाँ पर कौन कौन लोग हुआ करते थे, राजा कौन था, मंत्री कौन था, या फिर क्या क्या लोग थे, कैसे वहाँ पर शासन करता था। तो ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। चोलों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है। स्थापना के साथ साथ इसके प्रशासन की भी समुचित व्यवस्था की, मतलब कि इसका प्रशासन भी बढ़िया से चलना चाहिए, बढ़िया से राजा होना चाहिए, बढ़िया से काम करना चाहिए। तो इसके लिए भी बहुत बढ़िया व्यवस्था किया था चोलों ने। चोल कौन थे? तो चोल एक सामंत थे, सामंत ने एक राजवंश थे, जो कि अपने प्रशासन के बारे में हम लोग यहाँ देख रहे हैं। उसके बारे में केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था, मतलब कि जो केंद्र है, मतलब कि जो पूरा राज्य को कंट्रोल करेगा, पूरा देश को मतलब कि इस समय कंट्रोल करेगा, तो केंद्र का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। उसके अधिकारी सर्वोच्च होते थे, मतलब कि सर्वोच्च अधिकारी राजा और उसका अधिकारी सर्वोच्च होते थे। युवराज को प्रशासन के महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त थे। युवराज कौन हुआ करता था? तो युवराज जो कि इसके बाद जो राजा बनेगा उसको युवराज बोलते थे, या इनके राजा के पुत्र को युवराज बोला जाता था। ठीक है। तो उसको कुछ महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। राजा मंत्रियों एवं अनेक पदाधिकारियों की सहायता से शासन करता था, मतलब कि जो राजा था सो मंत्री बहुत सारा रहता था और सबको मिल करके शासन करता था। प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य में 6 प्रांत में विभाजित था, मतलब कि जो चोल है सो चोल छोटा छोटा टुकड़ों में, मतलब कि प्रांत में बटा हुआ था। जैसे कि अगर हम लोग मानते हैं, अगर हम लोग का भारत देश है तो भारत देश पूरा एक ही लोग कंट्रोल थोड़ी ना करता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग राज्य है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, इस तरह बहुत सारे राज्य हैं। उसी तरह से जब ये चोल साम्राज्य था तो उसमें 6 प्रांत 6 भाग में बांटा था, जिसे मंडलम कहा जाता था। ठीक है। मतलब कि 6 प्रांत को बांटा गया, जिसको क्या बोला जाता था? मंडलम। महत्वपूर्ण प्रांतों का प्रशासन राजघराने से संबंधित व्यक्ति को दिया जाता था, मतलब कि अगर महत्वपूर्ण प्रांत है, मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अगर राज्य है, तो वो उस क्षेत्र को उसके राजघराने, मतलब कि उसका ही राजघराने का, मतलब कि किसी को अपना भाई को दे दिया, अपने बेटे को दे दिया, तो इस तरह से महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जगह देता था। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयाँ अवरोही क्रम में इस प्रकार है। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा, अवरोही मतलब होता है बड़ा से छोटा, आरोही मतलब छोटा से बड़ा होता है, अवरोही मतलब बड़ा से छोटा। मतलब सबसे बड़ा क्या था? सबसे बड़ा राज्य को छोटे छोटे टुकड़े में बांटा, जिसको हम लोग बोलते थे मंडलम, जिसको हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है प्रांत। ठीक है। 6 प्रांतों में बटा हुआ था, राज्य था जो कि प्रांतों में बटा हुआ था। उसके बाद थे हम लोग का नाडु।
उसके बाद कुर्रम, उसके बाद कोट्टम। मतलब कि जैसे हम लोग का अभी देश है, देश के बाद राज्य है, राज्य के बाद जिला है, फिर प्रखंड है, तो इस तरह से वहाँ पर भी अलग अलग तरीके से बटा हुआ था चोल प्रशासन में। यहाँ तक क्लियर है। हाँ। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि वहाँ पर गांव में कैसे शासन हुआ करता था, या फिर क्षेत्रीय लेवल पर किस तरह से शासन करता था, कौन कौन शासन करता था। जैसे हम लोग के यहाँ पर भी स्थानीय शासन में कौन है, अभी हम लोगों का जैसे मुखिया सब है, वार्ड सदस्य सब है, जैसे जिला सब में डीएम उएम है, जो भी है। तो फिर ये हम लोग का स्थानीय हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस समय शासन व्यवस्था कैसा था। तो चोलों की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली अनूठी थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा अलग था। जैसे कि अन्य किसी भी भारतीय राज्य में ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। मतलब कि भारत में ऐसा और कहीं भी नहीं था जैसा चोलों ने बना करके रखा था। जैसे चोल शासकों की स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को वारियम कहा जाता था। मतलब कि जो स्थानीय शासन था, प्रशासन था, उसको क्या बोला जाता था, वरियम। चोल शासक स्थानीय प्रशासन को बोलते थे वरियम। स्थानीय प्रशासन मतलब कि जो लोकल का हो गया, जैसे गांव हो गया ना, तो गांव का जो भी शासन हो गया उसको संभालने के लिए वरियम बनाया गया था। यह व्यवस्था समिति प्रणाली पर आधारित थी। क्या था यह व्यवस्था? समिति प्रणाली पर आधारित थी। मतलब कि बहुत सारे लोग मिलकर के एक समिति बनाते थे और वहाँ पर वो लोग बना करके स्थानीय प्रशासन चलाते थे। चोल अभिलेखों में, अभिलेख मतलब हम बता चुके, अभिलेख मतलब कि एक ऐसा चीज़ जिसमें हम लोगों को पुराने चीज़ों के बारे में पता चलता है। जैसे कि पहले क्या होता था, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर हुआ करता था, उसमें हथौड़ी छेने से छीन के उसमें लिखा जाता था बहुत सारे कुछ, तो उसको अभिलेख बोलते हैं। जो कि ताम्रपत्र में भी बहुत सारी चीज़ लिखा जाता था, उसको अभिलेख बोलते हैं। तो चोल काल में भी चोलों ने अभिलेखों में 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। अभी ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा मतलब कि जहाँ पर बहुत सारे ग्राम हुआ करता था, मतलब कि गांव हुआ करते थे, वहाँ पर मीटिंग हुआ करता था, तो उसका उल्लेख मिलता है। मतलब 3 प्रकार का मीटिंग हुआ करता था गाँव में, तो उससे हम लोग को कहाँ से मिलता है? तो अभिलेखों से पता चलता है। जो चोल था ना, तो चोल क्या करता था, उसका 3 प्रकार का गाँव में मीटिंग हुआ करता था, मतलब 3 प्रकार का मीटिंग हुआ करता था। ये है जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला हुआ था उर, उसके बाद सभा व नगरम, मतलब 3 भागों में बटा हुआ था। अब उर किसको बोलते हैं? देखो, उर गांव वालों की एक ग्राम परिषद हुआ होती थी। मतलब कि जो भी गाँव है, गांव के लोग हो गया, तो उनका एक ग्राम परिषद होता था जिसको हम लोग बोलते थे उर। गांव वालों का जो ग्राम परिषद, मतलब कि जो भी लोग मिलजुल करके तो वहाँ पर हेड बैठते थे गाँव के, उसको बोलते थे उर। उसके बाद सभा या महासभा, इसी को सभा या महासभा बोल सकते हैं। सभा या महासभा में गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों अग्रहार की सभा थी। देखिए, पहला क्या था, उर में क्या था, गांव वाले लोग। सभा महासभा में कौन था? तो ब्राह्मण वाले लोग थे, ठीक है। और चोल अभिलेखों में नगरम का उल्लेख प्रायः व्यापारिक केंद्रों के प्रबंध कार्य के लिए हुआ है। मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है 3 चीज़ है, उर, सभा और नगरम। उर कौन था? गांव वाले लोग थे, ठीक है। और सभा कौन था? जो ब्राह्मण थे। उसके बाद नगरम कौन था? नगरम जो कि दूसरे जगह से आए थे, दूसरे क्षेत्र से आए थे, वहाँ व्यापार करने के लिए हो गया या फिर और भी चीज़ के लिए हो गया। तो यहाँ पर जो भी नगरम हुआ करता था वे यहाँ पर व्यापारिक हुआ करते थे, व्यापारी, ठीक है। नगरम मतलब कि जो यहाँ पर व्यापारी लोग हुआ करते थे, तो नगरम की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य रूप से व्यापारियों को ही शामिल किया जाता था। मतलब कि जो नगरम का जो मीटिंग हुआ करता था उसमें सिर्फ व्यापारी लोग शामिल होते थे कि हम लोगों को कैसे व्यापार को करना है, कैसे हम लोगों को सामान का दाम बढ़ाना है, घटाना है, जो भी सामान बेचना है, तो वो नगरम हुआ करता था। वहाँ पर सिर्फ नगरम में व्यापारी लोग बैठते थे। प्रत्येक गांव में ग्राम सभा की सहायता के लिए मध्यस्थ नामक एक वेतनभोगी कर्मचारी होते थे। मतलब कि जो जितने भी गांव थे, तो जितने भी प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होता था, और ग्राम सभा में क्या होता था, एक मध्यस्थ नाम का कुछ वेतनभोगी कर्मचारी होता था। वेतनभोगी कर्मचारी मतलब कि जो पैसा लेता था और वहाँ पर काम करता था ग्राम सभा के लिए, मदद के लिए। मतलब जो ग्राम सभा हो गया, ग्राम सभा हम लोग देखे 3 भाग में बटा था, और सभा और नगरम। तो उसमें भी हम लोग देखे गांव में और में गांव वाले लोग थे, सभा में ब्राह्मण थे, नगर में व्यापारी लोग थे।
तो उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए एक वेतनभोगी कर्मचारी को रखता था, मतलब कि आदमी को देखने के लिए कि लोग सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसको मध्यस्थ रखता था। केंद्रीय अधिकारियों, मतलब कि जो राजा का जो अधिकारी हुआ करता था, अधिकारियों की को सहायता प्रदान करना, कर वसूलना, अपराधियों को दंडित करना, शिक्षा, मंदिर, सिंचाई की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ग्राम सभा को थी। यहाँ पर मतलब ग्राम सभा, मतलब कि ग्राम सभा क्या करता था, तो ग्राम सभा मतलब कि जो भी बेसिक लेवल था, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया, जैसे कि कर वसूलना, मतलब कि टैक्स लेना, पैसा इकट्ठा करना, अपराधियों को दंडित करना, मतलब कि जो भी कुछ गलती कर रहा है उसको दंड देना, उसको सजा देना, फिर शिक्षा, मतलब जो भी पढ़ाई लिखाई वाला है उसको कौन करता था, ग्राम करता था। मंदिर बनाना कौन करेगा, ग्राम करेगा। सिंचाई, अगर कुछ फसल वसल खराब हो गया, पानी पटाना है तो ग्राम सभा ये सब जिम्मेदारी उठाता था। चोल राज्य को भूमि और व्यापार कर से राजस्व प्राप्त होता था। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अगर पूछा जाएगा कि चोल राज्य को भूमि और व्यापार से कर प्राप्त हो और राजस्व प्राप्त होता था, मतलब कि जैसे अगर राजा होते थे तो एक क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा रहता है कि राजा इतना अमीर कैसे हो जाता है, कि आखिर राजा अमीर कैसे होता है। तो राजा अमीर नहीं होता है, राजा के क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं ना, तो उन लोगों से ना पैसा लिया जाता है। बोला जाता था कि अगर आप लोग मेरे क्षेत्र में रहेंगे, अगर मेरे क्षेत्र में रहेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, वरना हम आपका रक्षा नहीं करेंगे। मतलब जितना भी आप लोग भूमि में जितना भी व्यापार करेंगे, जितना भी एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचेंगे, तो उसके हिसाब से हमको पैसा देना पड़ेगा, मतलब टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा, तब हम आपका रक्षा करेंगे। वरना अगर पैसा नहीं देंगे तो फिर अगर दूसरा देश का राजा आएगा और आपको मार देगा तो हम आपका मदद करने नहीं जाएंगे, और अगर पैसा देंगे तो आपका मदद करने जाएंगे। तो इसलिए सबको, जितना भी लोग हुआ करता था तो सबको पैसा दे देता था। तो जिस कारण जितने भी राजा थे सब हर साल पैसा लेते थे और लड़ाई उतना नहीं लड़ते थे, क्योंकि उतना ज़्यादा लड़ाई नहीं होता था, तो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता था। ठीक है। हाँ। तो इस कर का एक भाग राजा के लिए रख दिया जाता था और दूसरा भाग को सार्वजनिक निर्माण कार्य, मतलब कि एक भाग जैसे जो भी टैक्स आया, जो भी लोगों से पैसा आया, तो उसको दो भाग में बांट दिया। ठीक है। पहला एक ठो जो भाग था सो राजा को दे दिया, बोला कि राजा अपना जो भी खर्चा उर्चा है अपना करेगा, और दूसरा जो है सो सार्वजनिक निर्माण, जैसे कि हम लोगों को सड़क बनाना है, सड़क खराब हो गया, और तालाब बनाना है, पानी का कमी हो गया, फिर राज कर्मचारी, जो भी राजा का कर्मचारी हो गया, जैसे सेना उना हो गया, उन लोगों को वेतन देना हो गया, जैसे राजा के घर में कुछ खाना बना रहा है, सफाई कर रहा है, तो घोड़ा रख रहा है, तो उन लोगों को पैसा दिया जाता था और आधा राजा को। ठीक है। उसके बाद फिर स्थल सेना, जैसे क्या लिखा है, स्थल सेना। स्थल सेना का मतलब क्या होता है, जो मतलब कि जो युद्ध लड़ते हैं। फिर जल सेना, जल सेना जो क्या करते हैं, जो कि पानी में जाकर के लड़ाई करते हैं। फिर का खर्च वहन करने तथा मंदिरों के निर्माण में खर्च किया जाता था, मतलब इतना सारा पैसा मंदिर का निर्माण कराना है, नया मंदिर बनाना है। उसके बाद फिर जल सेना, थल सेना, जो भी सेना था, उन लोगों को पैसा दिया जाता था ताकि वो लोग अपना जीवन यापन कर सकें, मतलब ज़िंदगी जी सके। यहाँ पर लिखा है, यह भी जाने क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। और ये जो आप लोग यहाँ से तब से प्रतिमा देख रहे हैं, इसकी प्रतिमा, ये प्रतिमा एक चोल काशी प्रतिमा है, मतलब चोल वंश का ही एक प्रतिमा है, जो कि कासा का प्रतिमा है। ठीक है। हम लोग ये वाला भी देखने वाले थे, यह भी देखें। चोलों में ब्राह्मण एवं वल्लाल बल्लाल यानी कि शूद्र वर्ग के बड़े भूस्वामी का सर्वोच्च स्थान था। मतलब कि ब्राह्मण में ना, मतलब चोल वंशों में जो ब्राह्मण था उनके पास बहुत बड़ा बड़ा जमींदार था, उसका सर्वोच्च स्थान था। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों में वेलंगे यानी दक्षिण भुजा तथा इडंगई यानी वाम भुजा थे, मतलब कि दाहिना भुजा और बायां भुजा होता है ना, तो उस प्रकार के लोग थे। जैसे राजा के हो गए तो ये दायां भुजा बायां भुजा इस तरह के लोग थे। दक्षिण भुजा जातियां मुख्यतः कृषक श्रमिक जातियां थी, मतलब कि दो तरह के उस टाइम यहाँ पर देखा जा सकता है जाति, मतलब कि कृषक एक खेती करते थे, और दूसरा जो कि श्रमिक जाति, मतलब कि जो श्रम, मतलब कि जो मेहनत मजदूरी करते थे किसी दूसरे की जगह, जिसके पास खेत नहीं है वो दूसरे की जगह मजदूरी करता था अपना पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, और जिसके पास ज़मीन था वो खेती करता था। तथा वाम भुजा यानी वर्गीय जातियाँ हस्तलिपकारों तथा दस्तकारों की थी, मतलब कि जो वाम भुजा था वो लोग क्या करता था,
हस्तशिल्पकारों मतलब कि जो कि हाथ से शिला पर लिखा करता था। जैसे शिलालेख हम लोग देखे ना, शिलालेख पर राजा का जो अच्छा अच्छा कार्य करता था। जैसे कि आज हम लोग देखते हैं, अगर कोई प्रधानमंत्री आवास योजना अगर किसी का आता है तो क्या करता है, घर के बाहर लिखता है ना। तो उसी प्रकार पहले क्या हुआ करता था, हस्तशिल्पकारों हुआ करता था। जैसे कोई तालाब बना तो वहाँ पर राजा का नाम लिखा करता था, कब बना क्या बना, तो उस तरह से। फिर दस्तकारों की थी, मतलब दस्तकार मतलब कि जो राजा का सब कुछ खर्च उर्च लिखते थे, जो भी कितना खर्च हुआ कितना क्या हुआ। फिर दास प्रथा का भी प्रचलन था। दास प्रथा मतलब कि नौकर उकर का भी प्रचलन था, मतलब कि वो सिर्फ राजा के लिए ही काम करेगा, दास प्रथा। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि चोलों की अस्थाई सेना में पैदल, गजोरोही, अश्वरोही, मतलब कि जो चोलों का सेना था, तो चोलों का सेना में कौन कौन था सेना में, तो स्थल सेना, मतलब कि स्थल सेना में पैदल सैनिक हुआ करते थे जो कि युद्ध लड़ते थे भाला लेकर के। फिर गजारोही, गजा मतलब होता है हाथी, हाथी लेकर के जाते थे लड़ाई करने के लिए। फिर अश्वरोही मतलब कि घोड़ा जाते थे लेकर के युद्ध लड़ने के लिए। आदि सैनिक शामिल होते थे, मतलब कि और भी अलग अलग प्रकार के लोग शामिल होते थे, बहुत सारे सैनिक शामिल होते थे। जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, चित्र 2.2, ये जो हम लोगों का चित्र दिया हुआ है ना, सो कौन सा चित्र है, यह तमिल एवं संस्कृत में लिखे ताम्रपत्र का एक संग्रह है। ये देखिए यहाँ पर तांबा का पत्र है, और जिसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, वैसे भी हमको भी नहीं दिख रहा है क्या क्या लिखा हुआ है संस्कृत में ही। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सैनिक हुआ करते थे थल सेना में। इनके पास एक बड़ी नौसेना थी। नौसेना किसको बोलते हैं, नौसेना जो पानी में जाता है, जहाज में जाता है युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, उसको बोलते हैं नौसेना। तो चोल काल में सेना की टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाले को नायक, मतलब कि जैसे कोई सेना होगी ना, तो सेना का नेतृत्व, जैसे कि लीडरशिप होता है ना, कोई नेता होता है। जैसे आप लोग का क्लास में जैसे कोई मॉनिटर होगा ना, पूरा क्लास को मॉनिटर करता है, तो उसी तरह से सेना का तो भी कोई मॉनिटर होना चाहिए ना, तो उस मॉनिटर को बोलते हैं हम लोग नायक। ठीक है, तो जो सेना का टुकड़ी का जो नेतृत्व करता था उसको बोलते थे नायक। ठीक है, तथा सेनाध्यक्ष मतलब कि जो कंट्रोल करता था उस सेना को, तो उसको बोलते थे सेनाध्यक्ष को महादंडनायक कहा जाता था। नायक तथा सेनाध्यक्ष को महादंडनायक, क्योंकि यही उस समय सेना में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता था। यही लोग बोलता था युद्ध करना है तो चले जाते थे, सभी लोग बोलते थे अभी रुकना है तो रुकते थे, विराम करना है तो विराम करना है। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं कि वहाँ पर सेना कौन कौन थे। नौसेना में भी बहुत सारे थे। और ये हम लोग ताम्रपात्र भी देख सकते हैं कि तांबा का ये हुआ करता था, तांबा का पत्र है, तांबा का पत्र पर लिखा जाता था, इसको ताम्रपत्र बोलते हैं। अब कलात्मक विकास, मतलब कि बहुत सारे कला उला का विकास हुआ, बहुत सारे मंदिर उंदिर भी बनने लगे। तो चोलों ने अपने शासनकाल में द्रविड़ स्थापित कला, ये इम्पोर्टेंट है क्या, कि द्रविड़ स्थापित कला कब हुआ था, किसके शासनकाल में, तो चोलों के शासनकाल में। ठीक है, तो चोलों ने अपने शासन कला में द्रविड़ स्थापित कला शैली को बढ़ावा दिया, और इस काल में द्रविड़ शैली के अंतर्गत अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया। मतलब कि जो चोल शासक थे तो बहुत सारे मंदिर बनाए। जैसे कि यहाँ पर एक हम लोग का मंदिर है, देख सकते हैं, इतना बड़ा मंदिर है जिसका नाम क्या है, गंगई कोडचोलमपुरम का मंदिर। ये चोलों के समय बनाया गया एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। चोल मंदिरों में विस्तृत प्रांगण, मतलब एक वहाँ पर मंदिर में क्या होता था, एक प्रांगण हुआ करता था, विशाल विमान, एक प्रांगण हुआ करता था, एक विशाल विमान हुआ करता था, तथा उच्च एवं अलंकृत गोपुरम देखने को मिलते हैं। मतलब कि यहाँ पर जैसे चित्र में दिया गया था ना, उसी तरह से ऊंचा मंदिर बनाया जाता था। चोल शासक राजा राज प्रथम, जो कि हम लोग देखे थे कि बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक राजा था। राजा राज प्रथम राजराजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बोला जाएगा कि राजराजेश्वर मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो राजा राज प्रथम ने करवाया। कहाँ पर करवाया, तो तंजौर में करवाया। ठीक है,
फिर से पूछते हैं, वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा राज प्रथम ने करवाया। कहाँ पर? तंजौर में करवाया। यह मंदिर करीब 192 फीट ऊंचा है। कितना? 192 फीट ऊंचा है और यह द्रविड़ शैली का एक विशिष्ट उदाहरण है। इस काल में मूर्ति कला एवं चित्रकला का भी विकास हुआ, मतलब कि उस समय मूर्ति उर्ति भी बनने लग गया था और बहुत सारे चित्र का भी विकास होने लग गया था। इस युग की मूर्ति कला का सबसे अच्छा नमूना कांसे की बनी नटराज की मूर्ति है, जो कि हम लोग पिछले पेज में देख चुके हैं कि नटराज का जो मूर्ति था सो कांसा का बना था। वो भी कौन सा कला का था? वो भी हम लोग का द्रविड़ शैली का ही बना हुआ था। भित्ति चित्रकला, भित्ति चित्रकला मतलब कि दीवार में कोई भी चित्र बनाना, उसको बोलते हैं भित्ति चित्रकला। के अंतर्गत बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर अजंता की चित्रकला से प्रभावित धार्मिक चित्रकारी भी की गई है। हम लोग यहाँ नीचे देख सकते हैं कि जो कि एक नटराज की प्रतिमा है। नटराज की प्रतिमा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आप लोगों का बहुत सारे एस्टर्न बॉक्स में भी हुआ करता होगा। ये हम लोगों का नटराज की प्रतिमा यानी कि मूर्ति मिला है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ये हम लोगों को चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।